कैसे हो आप लोग? मुझे लगता है अच्छे हो गए। तो हम लोग अपना कंप्लीट कर रहे हैं BPCE 141 का यूनिट 12। तो स्टार्ट करता है तनाव प्रबंधन और उत्तर अभिघातज समृद्धि। ठीक है, लंबी चौड़ा रहेगा लग रहा है पेपर। तनाव का संप्रत्यय, तनाव को हम लोग पहले भी कई बार देखे हुए हैं, तो चलो एक बार देख ले। तनाव संप्रत्यय पहली बार 1936 में हास हांस सेली द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह लैटिन शब्द स्ट्रेगरे स्ट्रिंगरे से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है कसना है, अर्थात किसी वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में बल, तनाव या मजबूत प्रयास और दबाव को दर्शाता है। ब्रेक के अनुसार तनाव से तात्पर्य किसी भी ऐसे बल से है जो शारीरिक या मानसिक रूप से किसी जीव के समायोजित तंत्र को प्रभावित करता है। तनाव को किसी भी मांग के प्रति शरीर के गैर वशिष्ठ अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और भी कुछ परिभाषा है। सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। तनाव दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक तनाव अच्छा तनाव या यू स्ट्रेस है, जैसे नौकरी में पदोन्नति, शादी होने या नए शहर में जाने से उत्पन्न तनाव। जबकि नकारात्मक तनाव में संकट के रूप में जाना जाता है, जैसे चक्रवात से आपका घर के क्षतिग्रस्त होने, गंभीर रोग से पीड़ित होने में सृजित तनाव। ठीक है, और फिर आया तनाव स्तोत्र। तनाव स्तोत्र को तनाव के कारणों के रूप में माना जाता है, जिनमें जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को सृजित होने वाली निराशा, उपदेशों, द्वंद्व, तनाव, जीवन की घटनाएं, भय, प्रतिरोध, आक्रोश, दैनिक परेशानी एवं प्रतिकूल पारस्परिक संबंध शामिल हो सकते हैं। तनाव पैदा करने वाले कारकों को आमतौर पर तनाव कारकों के रूप में जाना जाता है, जो कि है भय, घटनाएं, जीवन की घटनाएं, तनाव, है ना, उपदेशों में द्वंद्व, ये सब जो चीज़ें होती है यही सबसे होता है। ऊपर जो हमने पढ़े अभी। तनाव की प्रकृति, व्यक्ति में तनाव, सहव्यवहार, पर्यावरणीय कारक और सामाजिक सहयोग तनाव की गंभीरता को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया तनाव को मुख्यतः 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया, जैसे शारीरिक, शरीर क्रिया संबंधी, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण संबंधी और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। शारीरिक तनाव कारकों में चोट, संक्रमण, चलते फिरते में चलने फिरने में असमर्थता, कुपोषण, रहने की अपर्याप्त जगह आदि जैसे उद्दीपक शामिल है। मनोवैज्ञानिक तनाव कारकों में आत्मसम्मान के लिए खतरा, बौद्धिक कार्य में विफलता, देशपूर्ण व्यक्ति से बातचीत, निराशा, द्वंद्व, खराब स्वास्थ्य, खराब वित्तीय स्थिति, जीवन संकट आदि जैसे उद्दीपन शामिल है। पर्यावरणीय तनाव कारकों में भीड़, तेज शोर, अत्यधिक तनाव, अत्यधिक तापमान, वायु प्रदूषण, संवेदी अभाव, पर्यावरणीय अत्यधिक या बेहद कम भार आदि जैसे उद्दीपन शामिल है। सामाजिक सांस्कृतिक तनाव कारकों में सामाजिक अलगाव, सांस्कृतिक अभाव, सामाजिक प्रतिकूल स्थितियाँ, खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति, अशांत परिवार, अवांछनीय सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, निम्न सामाजिक स्थिति आदि जैसे उद्दीपक शामिल है। तनाव का सामान्य अनुकूल सिंड्रोम मॉडल। तनाव शोध के जनक माने जाने वाला हांस सेली तनाव अनुक्रिया की प्रक्रिया समझाने के लिए सामान्य अनुकूल सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं। जीएसएम के 3 चरण हैं। ठीक है, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, जिसे जीएसएम कहा गया, सचेत होना, प्रतिरोध और थकावट। अलार्म चरण में भारी उद्दीपन, सचेत होना में भारी उद्दीपन तनाव शरीर के आंतरिक तनाव प्रणाली को सक्रिय करते हैं। पिट्यूटरी और एड्रेनालाइन स्वास्थ्य में वृद्धि, श्वसन, हृदय गति और रक्तचाप में उल्लेखनीय तेजी और इंद्रियों की क्षमता में वृद्धि जैसी विभिन्न शारीरिक सामान्य और रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है। और दूसरे चरण के दौरान किसी भी एक तनाव कारक के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध हो सकता है, वही असंबंधित तनाव कारक के प्रति बेहद कम यदि कोई भी प्रतिरोध हो सकता है। ठीक है, अंत में यदि तनाव लंबे समय तक रहता है तो दूसरे चरण के दौरान अनुकूली तंत्रों में भंडार खत्म हो सकता है और थकावट महसूस की जाती है। रोगोन्मुक्ता तनाव मॉडल। तनाव का ये मॉडल तनाव की घटना को वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय कारकों के बीच गतिशील परस्पर प्रभाव के परिणाम के रूप में वर्णित करता है। इस तरह उच्च रक्तचाप या रक्त शर्करा
होने के प्रति जैविक प्रकृति होती है जिसमें व्यक्ति कमजोर होता है। हालांकि इसका प्रकट होना व्यक्ति के जीवन में पर्यावरणीय कारकों या तनाव पर निर्भर करेगा। तनाव प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ, तकनीकें। तनाव प्रबंधन के लिए तनाव और तनाव कारकों अर्थात तनाव सर्जित करने वाले कारकों की पहचान करने और तनाव के स्तरों का आकलन करने की भी जरूरत होती है। तनाव की पहचान के लिए तनाव के विभिन्न संकेतों और लक्षणों की पहचान करने की जरूरत होती है जो शारीरिक क्रिया संबंधी, सामूहिक और व्यवहारात्मक हो सकते हैं। तनाव की पहचान, शारीरिक संकेत, मनोवैज्ञानिक संकेत। शारीरिक संकेत क्या होता है? रक्तचाप बढ़ा होता है, शरीर का वजन बढ़ना, मधुमेह, नींद की समस्या, पेट में खराबी, दर्द, सिर दर्द, बार बार सर्दी या संक्रमण होना। मनोवैज्ञानिक कारक में एकाग्रता नहीं होना, है ना, याद रखने में चीज़ों को मुश्किल करना, पुनः याद की हुई चीज़ों को पुनः स्मरण करने में चिंता होना, चिंताएं करना। सामूहिक संकेत, जल्दी गुस्सा हो जाना, तुरंत मिजाज होना कि कोई हल्का सा कुछ बोले और तुम उसी भावनाओं को लंबे चौड़े खींच लो, चिड़चिड़ापन होना, उदास, चिंतित और निराश होना। व्यवहारात्मक संकेत, खराब आत्म देखभाल, अपने आप को सब कुछ देखभाल नहीं करना, बाल बिखरा है तो बिखरा सही, पसंदीदा चीज़ के लिए समय नहीं निकाल पाना, गांजा पीना, धूम्रपान करना, अधिक खाना, जुआ खेलना, इंटरनेट का अधिक उपयोग करना, ये सब चीज़ें होती है तनाव में होने पर। शारीरिक पहलू और स्वास्थ्य केंद्रित रणनीतियाँ। तो तनाव को कम करने के लिए बहुत सारी रणनीतियाँ जिसको मैं बहुत बार पहले ही देख चुका है, उन्हीं को कुछ को अभी फिर से देखेंगे। हाँ, तो पहला पॉइंट है शारीरिक व्यायाम। हमेशा व्यायाम करते रहे, कसरत, पैदल चलना, धीरे धीरे दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना, सॉफ्टबॉल और टेनिस खेलना आदि तनाव को अत्यधिक स्तर से निपटने में सहायता कर सकते हैं। ठीक है। विश्रांति तकनीक, जैकबसन उपरोक्त मांसपेशी विश्रांति बेहद व्याप्त विश्रांति तकनीक है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि तनाव और विश्राम एक साथ घटित नहीं हो सकते क्योंकि ये क्रमशः संवेदी और परासंवेदी तंत्रिका तंत्र के अभिव्यक्तियों है जो पारस्परिक रूप से एक दूसरे को रोकती है। यह तकनीक मुख्यतः श्वास भीतर लेने और छोड़ने, श्वास को रोककर रखने और हाथ, बाह, कंधे, गर्दन, माथे, आँख, खोपड़ी, जबड़े, मुंह, छाती, धड़, पेट, पीठ से निचले हिस्से, नितंब, जांघ, पैर, पेंडली जैसे 16 मांसपेशी समूह को विश्रांति देने से शुरू होती है। मतलब पहले तुम्हें इन दोनों सब पे तनाव देना है, फिर छोड़ना है, फिर तनाव देना है, फिर छोड़ना है, ऐसे धीरे धीरे करना है। कई बार मतलब जल्दीबाजी में नहीं करना है, ऐसे बहुत जल्दी तनाव दी फिर तुरंत छोड़ दिए, धीरे धीरे छोड़ना है, फिर तनाव टाइट करना है मुट्ठी, फिर धीरे धीरे खोलना है, ऐसे करके गर्दन को तनाव देना है, फिर खोलना है, ऐसे किया जाता है। योग और ध्यान, तुम मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ योगा आसन कर सकते हो जिससे कि तुम प्राणायाम कर सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं जिससे तुम कर सकते हो। सचेतन ध्यान, बिना रुके, बिना सोचे, बिना कुछ चीज़ का ध्यान लगाए एक जगह अपने मन में फोकस करो, पॉइंट करो, अध्यात्म के रूप में सचेतन ध्यान, है ना, होता है। इससे बहुत कुछ होता है। गैर निर्णयात्मक होना, धैर्य विकसित करना, खुले दिमाग वाला होना, भरोसा रखना, गैर प्रयासरत होना, स्वीकृति और गुजरने वाली सचेतना का मुख्य विशेषताएं है। जैव अनुक्रिया तनावपूर्ण स्थितियों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में अनुक्रिया प्रदान करती है। जैव अनुक्रिया चेतन और नैच्छिक शारीरिक प्रक्रियाएं को इंद्रियों के लिए बोधगम्य बनाने की तकनीक है ताकि सचेतन मानसिक नियंत्रण आदि नियंत्रण द्वारा इनमें फेरबदल किया जा सके। संज्ञात्मक प्रक्रिया, केंद्रीय रणनीति, संज्ञात्मक पुनर्संरचना। हम किसी विशेष स्थिति, घटना के बारे में जिस तरह सोचते हैं उससे उस पर अनुक्रिया होने का हमारा तरीका प्रभावित होता है। हमारी मान्यताओं से घटना की व्याख्या प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए परीक्षा में असफल होने से छात्र अगली परीक्षा के लिए अधिक प्रयास कर सकता है, जबकि इसी घटना में व्यक्ति निराश भी महसूस कर सकता है। कि हमारे सोचने का क्या तरीका है कि जब तुम बहुत मेहनत की अगर फेल हो जाओगे तो तुम अपने आप को लो फील करोगे कि या किसी और को ये सोचो कि हमने तो बहुत कुछ किया लेकिन हमें उस तरीके का परिणाम नहीं मिला। ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य ऐसा दृष्टिकोण होना से है कि अच्छी चीज़ें होंगी और व्यक्ति चुनौती या प्रतिकूल स्थिति से निपटने में सक्षम होगा। ठीक है। मतलब अपने आप को सकारात्मक रखना, गिलास आधा भरा है या आधा खाली है। सकारात्मक दृष्टिकोण में चीज़ें, स्थितियाँ, घटनाओं, लोगों के बारे में इस तरह से देखना
और इस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। नकारात्मक या चीज़ों के अभाव के बजाय सकारात्मक या अच्छा क्या मौजूद है, इसके ऊपर फोकस रहता है कि क्या है हम लोग के पास सकारात्मक दृष्टिकोण में, और नकारात्मक हमेशा जो चीज़ नहीं है उसी के बारे में सोचते हैं। इस तरह हमने आशावाद, आशा, आबकारी चिंतन और तन्यकता की विशेषता शामिल है। सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति के आत्मविश्वास बनाता है, समस्या समाधान की ओर ले जाता है, तनाव कम करता है और व्यक्ति की भीतरी शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवादी, आभारी होने का गुण। किसी चीज़ के प्रति प्रशंसा दिखाना भी इसमें शामिल है। आभार व्यक्त करना व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि इससे हमारा जीवन भी नकारात्मक चीज़ों पर हमारा ध्यान कम होता है। यदि आप हमारी परंपराओं और संस्कृति के बारे में सोचें तो हमारे त्यौहार और रीति रिवाज प्रकृति और अन्य लोगों और हमारे पूर्वजों के प्रति हमारा आभार दिखाने के अवसर प्रदान करते हैं। हमें आभार दृष्टिकोण को पहचानने और इसे विकसित करने पर सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। आभार सकारात्मक संवेगों को सृजित मात्र अपना अच्छा महसूस नहीं करता है, बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक कल्याण को भी बढ़ाता है। कि दूसरे को आभार व्यक्त करना किसी भी चीज़ के लिए, उदाहरण के लिए आभार पत्र लिखकर, अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करने वाले पत्र, आभार मुलाकात जिससे आप लोगों से यह व्यक्त करने के लिए मिलने जाते हैं कि उनके सहयोग के लिए आप बेहद आभारी है। अपने अनुग्रह की गणना करना, अर्थात अपने जीवन को अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, समायोजित रणनीतियाँ। समायोजन का तनावपूर्ण स्थितियों में नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दिशा में सोच विचार कर किए गए प्रयासों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अनुकूलित समायोजित शैली तनाव को कम करने में सहायता करती है, जबकि कुअनुकूलित समायोजित से व्यक्ति के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब कि किस तरीके से आप उस पे सोचते हो कि समायोजन के तनावपूर्ण स्थितियों में नकारात्मक प्रभावों को कम करने की दिशा में सोच विचार कैसा है कि अगर कोई बुरा भी हो तो आप किस तरीके से उससे निपटते हो, किस तरीके से आप उससे सोचते हो। व्यक्ति द्वारा तनावपूर्ण स्थितियों में निपटने के तरीके में व्यक्तिगत अंतर मौजूद होता है कि तुम इस चीज़ों को कैसे देख रहे हो, कुछ बुरी भाव को भी। भाव प्रक्रिया केंद्रित रणनीतियाँ। सामवेगिक बुद्धि अपने स्वयं और अन्यों के संवेगों के प्रति जागरूकता हमारे तनाव को प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तनाव के चिंतन घटन के अलावा हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम तनाव के भावात्मक घटक पर भी ध्यान दें। ठीक है, कि तुम्हारे कहाँ भावनाएं कमज़ोर है, कहाँ से तुम्हें तनाव हो रहा है, किस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना। सकारात्मक संकल्पना। सकारात्मक संकल्पना में भविष्य में ऐसे परिणाम की कल्पना हम लोग कर लेते हैं कि अरे यहाँ पे हम जाकर फंस जाएंगे, हम यहाँ झूठ बोल दिया, यहाँ जाके हमारे साथ बुरा होगा। ये सब चीज़ें सोच करके भी हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं और तनाव महसूस कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। व्यवहार केंद्रित रणनीतियाँ। मनोरंजन गतिविधियों में संलग्न होना, है ना, कि कहीं खुशी हो रहा है तो उसमें तुम समायोजित हो और संलग्न हो, उसका मनोरंजन करो। गेम खेलना, चित्र बनाना, अपनी रुचि को पूरा करना, समायोजी मेलजोल, प्रकृति के साथ रहना आदि। अब तुम्हारा समायोजन तुम्हारा फोटोग्राफी और तुम बैठे हो गेम खेलने वालों के साथ पबजी खेल रहे हो। लोगों से जुड़ना, ठीक है, इसमें भी अपने साथ वाले से जुड़ना, अपने दोस्तों से जुड़ना, अपने परिवार से जुड़ना, अपने प्रिय जन से मिलना, मित्रों, पड़ोसी, समुदाय, है ना, जो भी हो। संगठनात्मक स्तर पर तनाव प्रबंधन रणनीतियाँ। प्रभावी संचार, जो बात करो अच्छे से करो। संचार ऐसा हो जो तुम चीज़ समझाना चाहो वही चीज़ समझे, ना कि उसको कोई सेकंड मीनिंग मिले या डबल मीनिंग मिले। ऐसी चीज़ें ना हो, तुम जो बात करो वो एकदम स्पष्ट हो और गलतफहमी से बचा जाए। द्वंद्व समाधान। किसी भी चीज़ से द्वंद्व अगर हो जाए तो उससे ठीक है, द्वंद्व समाधान उन तकनीकों को दर्शाता है जिसमें द्वंद्व से निपटा जा सकता है या इसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हालांकि द्वंद्व का वास्तविक समाधान नहीं होता है, परंतु व्यक्ति इसका उपयोग तब कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि टकराव या द्वंद्व शामिल होना सार्थक नहीं है और द्वंद्व के दौरान उन्हें जो परेशानी हो सकती है वह इसलिए परिहार की तुलना में बहुत अधिक है। तो उसको टालना मुख्यतः होता है, उसे टालना है। किस तरीके से तुम उसे टाल दो। हालांकि यह तरीका भी कई बार स्वस्थ नहीं होता। यह जीत हार की स्थिति है। इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति सहयोग और के बजाय दृढ़ता प्रकृति करते हैं। समझन होना एक अन्य रणनीति है। इस मामले में व्यक्ति दृढ़ होने के बजाय सहयोगी होता है।
समस्या समाधान में किसी समस्या पर समाधान खोजना शामिल होता है कि तुम किस तरीके से उसको समाधान और किस तरीके से देखते हो, तुम्हारी मानसिक प्रक्रियाएं कैसी है वो समस्या देखने के लिए। उत्तर अभिघात समृद्धि ठीक है। PTG पोस्ट ट्रामा ट्रामा ट्रॉमेटिक ग्रोथ, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। PTG प्रतिकूल परिस्थिति के बाद होने वाली मनोवैज्ञानिक समृद्धि को संदर्भित करती है। हालांकि कोविड-19 महामारी इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। तनावपूर्ण अनुभव और विश्व भर के लोगों के सामने आने वाली चुनौती थकाऊ और चौंकाने वाली रही, फिर भी हम अभी भी अपनी आजीविका कमा रहे हैं, परिस्थितियों के अनुकूल हो रहे हैं और परिवर्तन की व्यक्तिगत प्रक्रिया से गुजरते हुए अर्थ और प्रसन्नता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर अभिघात समृद्धि में किसी भी संकट या दर्दनाक स्थिति के प्रति व्यक्ति का अनुकूलन एवं समायोजन और सकारात्मक तरीके से परिस्थिति का मुकाबला करके इससे बाहर आना संदर्भित है। उत्तर अभिघात समृद्धि PTG और उत्तर अभिघात अवमूल्य PTD को क्रमशः आघात के बारे में प्रभावों और सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिवर्तन निम्नलिखित क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे व्यक्तिगत सामर्थ्य, अन्यों से संबंधित होना, नए संभावनाएं, जीवन की सराहना, आध्यात्मिक और अस्तित्वगत परिवर्तन। दूसरे शब्दों में उत्तर अभिघात समृद्धि तीव्र अभिघातज और संघर्षपूर्ण स्थिति के बाद ऐसे रूपांतरण को इंगित करती है जो कि मनोचिकित्सा या किसी अन्य औपचारिक हस्तक्षेप के बिना ज़्यादातर स्वचालित और सहज रूप से होता है। उत्तर अभिघात समृद्धि का उपागम हमारे धर्मों, आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार विमर्शों के उद्देश्य में उपलब्ध रहा है, जो पीड़ा की संभावित रूपांतरकारी शक्ति के तत्वों के बारे में बात करते हैं। आघात के प्रकार, व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं, प्राप्त सामाजिक सहयोग की प्रवृत्ति के बाद के अनुभव के आधार पर PTG प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। उत्तर अभिघात समृद्धि और तन्मयता के बीच अंतर। आघात के संपर्क में आने के बाद ये होती है और PTG और व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिस्से के रूप में आघात से पहले भी मौजूद हो सकती है। तो 18 मिनट के आसपास का हो गया है ये वीडियो। तो कैसा लगा ये वीडियो? किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ हो, प्रॉब्लम हुई है, कोई डाउट हो या कोई पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई है या कोई पर्सनल क्वेरी करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी पर्सनल आईडीज़ या पर्सनल लिंक्स दी गई है, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मेरा कोई भी वीडियो आपको इतने समझदार नहीं बना देगा या ज्ञानी नहीं बना देगा कि आपको कभी भी बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े और आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठो और आप एग्ज़ाम पास कर लो। तो इन चीज़ों से समझना बचना। कोई भी वीडियो आपको इतना ज्ञानी और समझदार नहीं बना पाएगा। आपको बुक की लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम्स के पेपर में, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको बोल दे और आप लिख दो, वहाँ इस तरीके की लैंग्वेज नहीं चलती। बुक की लैंग्वेज लिखी जाती है, बुक के शब्दों का प्रयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे नहीं आप कोई भी कहानी और कोई भी जीवन की घटनाएँ सुनाओ और वो उसमें आप पास तो हो जाओगे लेकिन इतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बुक की लैंग्वेज को यूज करना हमेशा से। तो चलता है, वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।